हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के मैराथन क्लास में। आज हम लोग कवर करेंगे शिक्षक भर्ती में आने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की। अगर इस चैप्टर का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि बीपीएससी ट्री में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग एनवायरनमेंट के कम समय में कंटेंट तो देखेंगे साथ में इस चैप्टर से आए हुए बीपीएससी ट्री में, T2 में, हर शिफ्ट में जितने भी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे, जिससे आप लोगों को यकीन भी हो जाएगा कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। आज बिहार शिक्षक भर्ती साइंस का पहला क्लास है, तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उससे आप शेयर कर दें और साथ ही साथ जो लोग बिहार सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनके लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा का भी जो सिलेबस है वो बीपीएससी ट्री की तरह ही है, पैटर्न भी सब सेम है और क्वेश्चन भी इसी तरह के आएंगे। ठीक है, तो उनके लिए उनको भी शेयर कर दें। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर इनवायरमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। तो हमारे चारों ओर का वह वातावरण या परिवेश जिसमें हम रहते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण शब्द जो है मूल अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये जो है फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज जो कि इनवर्नर से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इनवर्नर से बना हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्वायरमेंट किस शब्द का है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की। ठीक है, तो पारिस्थितिकी टर्म जो है अर्नस्ट हैकेल साहब ने दिया था। ठीक है, पारिस्थितिकी टर्म किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल साहब ने दिया था। और पारिस्थितिकी टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड है, इकोलॉजी। इकोलॉजी भी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जो कि आइकस और लोगस से मिलकर बना हुआ है। आइकस मीन्स होता है रहने का स्थान, लोगोस मीन्स होता है अध्ययन करना। तो जीव के रहने का स्थान का अध्ययन करना, इसे ये हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में होता क्या है, परिस्थितिकी में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म यानी जीव जो है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अतः क्रिया करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में समझते हैं। तो पारितंत्र टर्म जो है अर्थस ग्योट टेंसले, एजी टेंसले साहब ने दिया था। ठीक है, तो पारितंत्र होता क्या है? तो किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक, ठीक है, बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उनसे ही हम लोग परितंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे परितंत्र कहते हैं जैसे तालाब, झील, खेत, नदी आदि, ये सब क्या है? परितंत्र है। परितंत्र में होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, भौतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करते हैं, जैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, या भौतिक वातावरण जैसे कि एयर, वाटर, इससे अंतः क्रिया करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ, तो वैसा इकोसिस्टम पारितंत्र जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग प्राकृतिक पारितंत्र कहा। और वैसा पारितंत्र जो मानव निर्मित है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक में भी दो तरह के हम लोग बात करेंगे, एक होता है स्थलीय इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम। तो स्थलीय इकोसिस्टम में आता है वन,
जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल, डिजर्ट एक्सेट्रा। जलीय परितंत्र मात्रा समुद्र, तालाब, नदी, खाड़ियाँ एक्सेट्रा, ये सब जलीय परितंत्र का उदाहरण हो गए। अब मानव निर्मित का उदाहरण देखते हैं तो खेत हो गया, बगीचा, एक्वेरियम, मछली घर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मानव निर्मित परितंत्र के एग्जाम्पल हो गए। अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या बाहरी तंत्र के घटक की बात करते हैं, यानी कंपोनेंट की बात करते हैं इकोसिस्टम की। तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक, जिसे इंग्लिश में हम लोग बायोटिक कहते हैं, एक होता है अजैविक घटक, जिसे हम लोग एबायोटिक कहते हैं। तो जैविक घटक में 3 चीज़ आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो उत्पादक क्या होता है, तो सभी हरे पौधे एवं ब्लू ग्रीन अलगे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। ठीक है, तो सभी हरे पौधे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन अलगे हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। ये कैसे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, प्लांट क्या अपना खाना खुद बनाता है, तो ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया, ऑटोट्रॉफ्स हो गया, उत्पादक हो गया। ठीक है, तो उत्पादक स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होती हैं। तो स्थलीय पे जो उत्पादक है उससे हम लोग पौधा, पेड़ पौधा क्या है, स्थलीय हो गया। जलीय की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है जल में जो उत्पादक होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उत्पादक की। अब हम लोग समझते हैं उपभोक्ता की। उपभोक्ता जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। तो इसमें वह सभी जानवर शामिल हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता किसे कहते हैं कि वैसे जानवर जो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से उत्पादकों पर डिपेंड है, तो उसे ही हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसमें वह सभी जानवर शामिल हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर है। ठीक है, हम इसके भी कुछ टाइप हैं, जैसे शाकाहारी, तो वैसे जीव जो पेड़ पौधे खाते हैं जिसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन एक्सेट्रा। अब मांसाहारी जो फ्लैश मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाघ, मगरमच्छ, उसे हम लोग मांसाहारी जानवर कहा। अब एक होता है सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, प्लांट पौधे भी और गोश्त वगैरह। तो ये क्या होते हैं, कॉकरोच, मनुष्य, जैसे हम लोग क्या सर्वाहारी हैं। ठीक है, वहीं परजीवी की बात करें तो वैसे जीव जो किसी जीव के शरीर पर रहकर भोजन लेते हैं उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जूही होती है, जू ये क्या होती है, हमारे शरीर में रहकर ही उससे भोजन ले रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, जैसे जू, अमरबेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो उपभोक्ता, तो शाकाहारी जो होता है उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, वहीं मांसाहारी की बात करें द्वितीय उपभोक्ता इसे कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। वहीं सर्वराहारी की बात करें तो इसे हम लोग तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग घटक को समझते हैं। अब घटक क्या होता है, यानी डिकम्पोजर। ठीक है, तो जो मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों को डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं, खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो ये मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं, इसे हम लोग अपघटक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई जो है अपघटक के एग्जाम्पल है। ये क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कन्वर्ट करते हैं, अपघटक, यानी बैक्टीरिया और कवक। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को पुनः पूर्ति में सहायता करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला की। किसकी बात करते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जीवों का एक श्रृंखला है जिससे हम एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक जीव को दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे घास है, घास को हिरन ने खाया, हिरन को शेर ने खाया, तो ये क्या है, इसी हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी एक जीव दूसरे जीव को पे डिपेंड है फूड के लिए, वो उस पर डिपेंड है फूड के लिए, तो ये क्या है, इसी श्रृंखला को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्या होता है, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो जब भी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, ऊर्जा जब भी आगे की ओर बढ़ता है, तो वो क्या करता है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है। जैसे कि उत्पादक है, मान लीजिए प्लांट, पेड़ पौधा क्या उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो इससे खा रहा है, जैसे शाकाहारी जानवर इसे खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, और उससे जो दूसरा जानवर खा रहा है, मांसाहारी जानवर खाना, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो ऊर्जा का जो अनुसरण जो होगा, ट्रांसफ़र जो होगा, स्थानांतरण जो होगा, पहले उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में होगा, फिर इससे आगे की ओर ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं होगा कि उत्पादक से डायरेक्ट द्वितीय उपभोक्ता में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ये एक निश्चित क्रम में अनुसरण करता है। ठीक है, और ये इसका जो दिशा होता है वो एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है, एक दिशात्मक में ही ट्रांसफ़र होता है, अनुसरण करता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशात्मक होता है। अब खाद्य जाल की बात करें, फूड वेब जिसे इंग्लिश में कहते हैं खाद्य जाल, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं जिसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, जैसे पौधा हो गया उत्पादक, उसे खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को शेर ने खाया, तो ये क्या हो गया, एक खाद्य श्रृंखला हो गया। पौधे को टिड्डा भी खा सकता है। ठीक है, टिड्डे को मेढक भी खा सकता है, मेढक को सांप भी खाता है, सांप को बाज भी खाता है। ठीक है, इसी पौधे को बकरी भी खा सकती है, और बकरी मनुष्य खाता है। ठीक है, पौधे को भी मनुष्य खाता है, खरगोश को भी सांप खाता है। तो ये क्या है, बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं क्या आपस में जुड़ गई और एक जाल का फॉर्मेशन कर दिया, इसे ही हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो हरे पौधे 1% सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और इससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सूरज से जो एनर्जी, जो ऊर्जा आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, क्या होता है कि उसमें से 1% जो है प्रकाश जो है हरे पौधे ग्रहण करते हैं और उसे वो फूड एनर्जी में यानी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, आप पोषी स्तर की बात करें जिसे इंग्लिश में ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, तो ये क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न चरणों में जहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ उत्पादक है प्लांट, उससे वो हिरन ने प्लांट को खाया, हिरन को फिर फॉक्स ने, लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को फिर बाघ ने खाया। ठीक है, तो ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये एक अलग ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये क्या हो, एक अलग ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये अलग पोषी स्तर हो गया। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला जो है ये उसमें विभिन्न चरणों में एनर्जी का जो स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का जो स्थानांतरण हो रहा है, उससे हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर के बारे में हम लोग समझ रहे थे, जैसे कि यहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है एक पिरामिड के फॉर्म में। ठीक है, तो उत्पादक है, उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया, उसे द्वितीय उपभोक्ता ने खाया, उसे तृतीय उपभोक्ता ने खाया, और फिर अपघटक ने उसे डिकम्पोज किया। तो ये क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल का एक पिरामिड हो गया। ठीक है, तो
इसमें जो एनर्जी का स्थानांतरण होता है वो तो पहले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ठीक है, एक क्रम में अनुसरण होता है। ठीक है, तो इस जो क्रम में जो कितने एनर्जी का, कितने ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ये बताया था लिंडेमान साहब ने, जिन्होंने ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम भी दिया था। इन्होंने इस नियम में बताया कि केवल 10% ऊर्जा जो है आगे अगले पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है, यानी सिर्फ 10% एनर्जी जो है आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, स्थानांतरित होगी। जैसे इसका 10% यहाँ, फिर इसका 10% यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर इसका 10% यहाँ ट्रांसफर होगा, फिर इसका 10% यहाँ ट्रांसफर होगा, यानी स्थानांतरित होता है। तो यही लॉ जो बताया था ऊर्जा प्रवाह का, जो 10% नियम दिया था लिंडेमान साहब ने दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए उत्पादक के पास 1000 जूल है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में 10% जाएगा तो इसका 10% 100 जूल हो गया, फिर इसका 10% आगे जाएगा तो 10 जूल हो गया, फिर इसका 10% आगे जाएगा तो 0.1 जूल होगा। इसीलिए ऊर्जा का स्तर 5 तक मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और ऊर्जा की गति की बात की जाए तो वो 4 ही तक होती है। ठीक है, और ऊर्जा की पिरामिड की बात की जाए तो एनर्जी की पिरामिड की बात की जाए तो हमेशा सीधा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो ऊर्जा के पिरामिड का क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड की, जिसे चार्ल्स एल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसका सबसे पहला टाइप देखते हैं जीव भार का पिरामिड, यानी बायोमास का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह की हम लोग बात करेंगे, पहला तालाब में कैसा होता है और दूसरा घास स्थल में कैसा होता है। तो पहले तालाब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो तालाब में जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो शैवाल होता है। ठीक है, ठीक है, शैवाल को कीड़े मकोड़े ने खाया। ठीक है, कीड़े मकोड़े को छोटी मछली ने खाया और छोटी मछली ने बड़ी मछली को खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जीव भार का पिरामिड हो रहा है। मान लीजिए 1 2 3 1 1 1 1, चारों को एक एक पीस हमने लिया। ठीक है, तो आप बताइए शैवाल क्या होगा, उसमें भारी कौन होगा? तो जाहिर सी बात है बड़ी मछली सबसे ज़्यादा भारी होगी, उससे ज़्यादा छोटी मछली होगी, कम छोटी मछली होगी, छोटी मछली से कम कीड़े मकोड़े होंगे और सबसे कम शैवाल होगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, उत्पादक से को कीड़े मकोड़े ने खाया, उससे छोटी मछली ने खाया, उससे बड़ी मछली ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जीव भार की बात हो रही है, जैसे नाम से पता चल रहा है जीव भार। तो सबसे भारी जो होगा तो वो तो ऊपरी की तरफ, लास्ट की तरफ हो गया, और ऊपर की तरफ क्या होगा, सबसे हल्का हो गया। तो पिरामिड यहाँ पे क्या हो, उल्टा बन रहा है। कैसा पिरामिड बन रहा है, तो उल्टा पिरामिड बन रहा है। तो यहाँ पे जीव भार के पिरामिड में तालाब में कैसा उल्टा बनता है। वहीं घास स्तर की बात करें तो उसमें सीधा बनेगा। जैसे घास को किसने खाया, खरगोश ने किसे खाया, लोमड़ी ने किसे खाया, शेर को। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम होते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये सीधा पिरामिड बन रहा है। तो इसे हम लोग घास स्तर का कैसा पिरामिड बनता है, सीधा। क्वेश्चन पूछता है कि जीव भार का पिरामिड तालाब में कैसा होता है, तो उल्टा। घास स्तर में कैसा होता है, तो सीधा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप, जीव संख्या का पिरामिड। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या की बात आ गई, यानी नंबर की बात आ गई। तो घास तो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम खरगोश, घास को खरगोश खाया, फिर लोमड़ी शेर। घास तो बहुत ज़्यादा होगा, तब ना उसे खाने वाला जानवर खा रहा है। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे ज़्यादा, इससे कम से कम, तो इसीलिए क्या वो सीधा बनता है। ठीक है, वह वृक्ष की बात करें, पेड़ की बात करें तो पेड़, ठीक है, एक पेड़ पे तो कई सारी चिड़ियाँ हो सकती हैं, एक पेड़ पे कई सारी चिड़ियाँ हो सकती हैं, उसमें कई सारे परजीवी हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा बनता है, उल्टा। तो जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और तीसरा ऊर्जा की पिरामिड की बात करें तो मैंने बताया था कि सदैव सीधा, ऊर्जा जो है सदैव सीधा एक दिशात्मक होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सदैव सीधा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
IFBPC जो ट्री का जो पहला एग्ज़ाम जो हुआ था, जो कि अगस्त में हुआ था, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कुछ थ्योरी हम लोग ने पढ़ी, आप कुछ प्रीवियस ईयर जो पूछे गए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है, यानी इकोसिस्टम का कंपोनेंट कौन है, ये हमें पहचानना है। तो मैंने बताया था कि पारितंत्र के दो संगठक हैं, एक होता है जैविक, एक होता है जैविक। तो जैविक में जैविक में क्या आ गया, जो जैविक है, ठीक है, तो जंतु भी होगा, सूक्ष्म जीव भी होगा, ठीक है, पादप भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक उपयुक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। वहीं अजैविक संगठक की बात करें तो टेम्परेचर, हवा, पानी, नमी, ये सब क्या है, जैविक घटक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एकदिशिक, त्रिदिशिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशिक होता है, एक दिशात्मक होता है, एक दिशा में ही स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो आहार श्रृंखला की बात आ गई यहाँ पे। तो आहार श्रृंखला मैंने बताया थी क्या होता है। तो आहार श्रृंखला क्या होता है कि एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, तो उसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, बताना है। तो पादप तो होगा ही होगा, पादप प्रोड्यूसर, पादप हुआ। तो घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे आहार श्रृंखला मिलकर आपस में आहार जाल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आहार जाल, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये मैंने बताया था कि 1% ही जो हरे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1% क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। तो मैंने अभी बताया कि 10% जो नियम थे उसे लिंडमैन साहब ने दिया था। उन्होंने बताया कि ट्रॉफिक लेवल में यानी पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आप जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे ही 10% नियम हम लोग कहते हैं, जिसे लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये ऑप्शन। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होता है। तो 10% होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल जो है ओडम साहब ने दिया था, ठीक है। लिंडमैन तो 10% का नियम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, ठीक है।
ए है सुपोषी, बी है कुछ जीवाणु, सी जंतु, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्पादक जो होते हैं, मैंने बताया था वो कैसे होते हैं, सुपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अपना खाना खुद कौन बनाता है, तो प्लांट हो गए जिसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, और ब्लू ग्रीन अलगे भी होता है। तो क्या होता है, कुछ जीवाणु भी जो है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी सही होगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और जंतु जो दूसरे पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, वो तो उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जैविक अवर्धन, जिसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो वैसे पॉल्यूटेंट, वैसे प्रदूषक जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोज या डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे मरकरी, एल्युमिनियम, डीडीटी एटसेट्रा, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के एग्जाम्पल है। होता क्या है कि खाद्य श्रृंखला बताया मैंने, फूड चेन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अगले पोषक स्तर पर के साथ हानिकारक रसायनों का सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, होता क्या है कि पोषक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे खाद्य श्रृंखला कोई है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई फिश है, कोई बर्ड है, कोई फिश है, वो कुछ ये चीज़ बायोडिग्रेडेबल आ गया उसके पास, मरकरी, एल्युमिनियम, डीडीटी। ठीक है, और वो फिश को हमने खाया तो वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पोषक स्तर पर क्या होता है, हानिकारक रसायन ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, इसी को हम लोग जैविक आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रसायनों का अधिकतम सांद्रता मानव शरीर में जमा हो जाता है, क्योंकि मानव किसी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर, हम लोग क्या है शीर्ष स्तर पर आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आइए देखते हैं। तो इटाई डिजीज़ जो कैडमियम की वजह से होती है, मेथेमोग्लोबिनीमिया जो नाइट्रेट की वजह से होती है, जिसे हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। मिनीमाटर डिजीज़ की बात करें तो मरकरी की वजह से होती है। ब्लैक फुट डिजीज़ की बात करें तो आर्सेनिक की वजह से होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वही हम लोग लीड की बात करें तो इसकी वजह से लीवर हमारा डैमेज हो जाता है, किडनी, ब्रेन, तो ये क्या होता है, लीड की वजह से ये सब अफेक्ट होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी पीने के कारण है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि मिथेमोग्लोबिनेमिया जो है वो नाइट्रेट की वजह से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो मैंने बताया भी कि जैविक आवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो मैंने बताया था कि टाइटाइड डिजीज जो है मरकरी के कारण से होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सॉरी, मरकरी नहीं, कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मरकरी की वजह से मिनीमाटर डिजीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। ठीक है, तो वैसा एरिया, बैरन एरिया जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं था, कोई भी
जैविक समुदाय नहीं था, तो उस जगह पर जैविक समुदाय की संरक्षण होना समय के अकॉर्डिंगली, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। जैसे अनुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक समुदाय की संरचना समय के साथ विकसित होती है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग दो टाइप इसका हम लोग देखेंगे। एक तो हाइड्रार्च होता है जो पानी में होता है वेट कंडीशन में, एक हम लोग देखेंगे ज़ेरार्च जो कि ड्राई कंडीशन में होता है। ठीक है, तो इन वेट एरियाज पानी में क्या होता है, सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम लोग अग्रगामी प्रजाति कहते हैं, यानी उस वह जगह पे जो सबसे पहला प्रजाति आता है उसे हम लोग अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। ठीक है, और जो आखिरी में होता है उसे हम लोग चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं। ठीक है, और बीच के एरिया को हम लोग मेजिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्पीसीज या प्रजाति आता है हाइड्रार्च में, वो आता है पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि अग्रगामी प्रजाति कौन है हाइड्रार्च में, तो हम लोग याद रखेंगे फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक। उसके बाद फिर आता है सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर आता है सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग स्टेज, फिर रीड स्वैम्प स्टेज आता है, फिर मार्श मीडो स्टेज आता है, स्कब स्टेज आता है, उसके बाद फाइनली फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हाइड्रार्च यानी पानी में हम लोगों ने पारिस्थितिकी अनुक्रमण को देखा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है शुष्कतारंभी अनुक्रमण देखते हैं ज़ेरार्च ड्राई कंडीशन में। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई चट्टान है, ठीक है, तो चट्टानी से मिट्टी बनती है ना, पता ही होगा। तो सबसे पहले जो है अग्रगामी प्रजाति यानी पाइनल स्पीस क्या होती है इसमें, तो लाइकन होती है। तो लाइकन क्या करता है, लाइकन फिर लघु, उसके बाद क्या होता है लघुवर्षीय पौधे, फिर बहुवर्षीय पौधे आते हैं, उसके बाद घास झाड़ियाँ छाया असहरा पेड़ आते हैं, उसके बाद फाइनली छाया सहरा पेड़ यानी फॉरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल स्टेज हम लोग चरमोत्कर्ष समुदाय कहते हैं, बीच के स्टेज को अनुक्रमिक समुदाय, और जो पहला है वो अग्रगामी प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अग्रगामी प्रजाति का नाम याद रखना होता है, यही क्वेश्चन में जनरली पूछे जाते हैं। अब उस टॉपिक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। तो निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कतारंभी अनुकरण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया लाइकेन क्या होता है, लाइकेन पायनियर स्पीसीज अग्रगामी प्रजाति होता है। ठीक है, शुष्कतारंभी अनुकरण में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं। तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती हैं? ठीक है, जैसे समझते हैं। तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं और हमारी गतिविधियां हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण समस्याएं कहते हैं। जैसे प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये सब क्या है, पर्यावरण को होने वाले परिवर्तन में क्या प्रभावित कर रहा है। तो हम हमारी जो गतिविधि है, मानवीय गतिविधि, इस वजह से क्या होता है, पर्यावरणीय समस्या आती है। जैसे हम लोग पेड़ को बहुत काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इसका से क्या हो रहा है, प्रभाव उसका पड़ रहा है पर्यावरण समस्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में समझते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, तो पर्यावरण या वातावरण में उत्पन्न हुए अवांछित परिवर्तन जो सजीवों तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे हम लोग प्रदूषण कहते हैं, और जो प्रदूषण करवाते हैं उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। वैसे पदार्थ जो वातावरण में किसी न किसी रूप से दूषित करते हैं वातावरण को, उसे हम लोग प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, अब प्रदूषण के कुछ प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है क्षयकारी। क्या है, क्षयकारी, जिसे इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये वैसा प्रदूषक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलता से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्षयकारी या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक क्या होता है कि इसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज यानी अपघटित
कर सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षयकारी प्रदूषक कहते हैं, जैसे कागज़, पेपर, सब्जी एट्सेट्रा। ठीक है, वही अक्षयकारी की बात की जाए तो ऐसे प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो इसे हम लोग अक्षयकारी प्रदूषक कहते हैं, जैसे DDT, प्लास्टिक हो गया, एट्सेट्रा हो गया। ठीक है, अब प्राथमिक प्रदूषक की बात करें और द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो प्राथमिक पॉल्यूटेंट क्या होता है। ठीक है, तो वैसे प्रदूषक पदार्थ, ठीक है, जो जिस अवस्था में अपने स्रोतों से अलग होते हैं उसी अवस्था में वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। वहीं द्वितीय प्रदूषक की बात करें तो ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों को एवं वातावरण के अन्य पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप वातावरण को दूषित करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जैसे ओजोन हो गया, पैन हो गया, पैन का फुल फॉर्म होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय प्रदूषक हो गया। ठीक है, आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन क्या होता है, इसमें बेसिकली दो चीज़ का मिक्सचर है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड 70% प्रेजेंट होते हैं इसमें और 30% नाइट्रिक एसिड होते हैं, जिसका pH कितना होता है, 5.6। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो इंडिकेटर है पॉल्यूशन का सूचक है वो लाइकेन होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तपन का। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से होता है और उष्मारोधी गैस की वजह से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल है। ठीक है, जब इनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर, जो तापमान जो बढ़ रहा है अर्थ का, उसे हम लोग वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ओजोन डिप्लीशन का, ओजोन अपक्षय का। ठीक है, तो ओजोन क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षात्मक कंबल है, जो सूरज से तो बहुत सारे रे आ रहे हैं, प्रकाश आ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे हानिकारक प्रकाश भी आते हैं, जिससे ओजोन हम तक पहुंचने नहीं दे देता है, हम सबको से बचाता है। ठीक है, तो एक सुरक्षात्मक कंबल का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ओजोन हो गया। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कंबल है जो सूर्य के प्रकाश के अधिकांश हानिकारक यूवी रेडिएशन को अवशोषित करती है। ठीक है, और यूवी रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। कहाँ मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ठीक है, अब ओजोन परत के क्षरण की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत की मोटाई में कमी पहली बार 1985 में देखी गई थी। इसे ही हम लोग ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। होता किसकी वजह से है, तो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ की वजह से। वो पदार्थ क्या है, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC, रेफ्रिजरेटर और ये सब में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरीन एटम होता है, जो कि ओजोन से जाके ऊपरी रिएक्शन करके ओजोन का डिप्लेशन करवाता है। और ओजोन के जो थिकनेस को जो हम लोग नापते हैं, परत की थिकनेस को, उसे हम लोग डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होती। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्लास्टिक क्या होती है, अक्षयकारी प्रदूषक होता है। और अक्षयकारी प्रदूषक जो है वैसा पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित यानी डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
विघटित नहीं होता है, ठीक है। तो किसको विघटित नहीं होता, तो यहाँ पे जीवाणु, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचित होता है। मैंने भी बताया था कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो लाइकेन द्वारा हम इसे पता लगा सकते थे। यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है, ठीक है। यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करनी है तो मैंने दो एग्जाम्पल बताई थी, उदाहरण बताई थी। एक तो ओजोन और दूसरा पैन के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन तो ओजोन भी है और पैन भी है। यहाँ पे ए ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो भारत में मीथेन के मुख्य स्रोत की बात करें तो भारत में जो मीथेन का मुख्य स्रोत है वो धान का खेत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो एयर का लेयर है, हवा का जो परत है, उसे ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये कई सारे लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी से जो सबसे पहला लेयर है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उससे ऊपर जाएंगे तो हमें समताप मंडल मिलेगा जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो मड मंडल मिलेगा, उससे आगे बढ़ेंगे तो ताप मंडल मिलेगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो वायुमंडल मिलेगा, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर के लेयर हो गए, ठीक है। यहाँ पे रीजन है, रेंज है, ऊंचाई है, टेम्परेचर है और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 11 किलोमीटर तक होगा, स्ट्रेटोस्फेयर 11 से 50 किलोमीटर तक होगा, मेसोस्फेयर की बात करें तो 50 से 85 होगा, और मध्य मंडल और तापमंडल थर्मोस्फेयर की बात करें तो 85 से 80 800 तक भी जा सकता है। इंपॉर्टेंट के फीचर की बात करें तो क्षोभ मंडल में मौसम होते हैं, ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में प्रेजेंट होता है, मीटर्स बर्न होते हैं दिस लेयर में, मेसोस्फेयर में, और तापमंडल की बात करें तो और वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यही ट्रोपोस्फेयर में प्लेन वगैरह भी उड़ते हैं, ठीक है। वायुमंडल की बात करें तो इसमें सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हम इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की परतों का सही क्रम पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है। फिर होता है समताप मंडल, हाँ ये भी ठीक है। फिर होता है मध्य मंडल, ये भी ठीक है। फिर होता है ताप मंडल, फिर होता है वायुमंडल। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मध्य मंडल हो जाएगा, ठीक है। मध्य मंडल का जो तापमान सबसे कम होता है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु कौन होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर शीशा लीड होता है जो कि आपकी किडनी, फेफड़ा, किडनी, दिमाग सबको डैमेज करता है। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पोषक चक्र और जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। तो
परितंत्र में पोषक यानी न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अन्यथा काल तक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो परितंत्र में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता का पोषक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषक चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक होता है गैसियस, एक होता है सेडिमेंट्री या अवसादी चक्र। तो गैसियस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल। वहीं अवसादी चक्र की बात की जाए तो सल्फर और फास्फोरस साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया। आइए आप इस पे बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है? ठीक है, यहाँ पे गैसियस चक्र नहीं है, तो फास्फोरस तो ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र ये तो हो गया गैसीय जैव, लेकिन फास्फोरस चक्र जो है ये सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? ठीक है, तो यहाँ पर सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह की संरक्षण होते हैं, एक तो होता है स्थानीय संरक्षण, इसको इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, एक तबाह स्थानीय संरक्षण, जिसको हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, स्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो इसको पहले समझते हैं। तो होता क्या है कि जंतुओं के प्राकृतिक आवास, कोई जानवर है उसका प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई जंगल है, वहाँ बहुत से जानवर रह रहे हैं। ठीक है, अब उसी में हम प्रकृति उसका आवास है, उसी में हम उसका संरक्षण करेंगे, तो उसी को हम लोग इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाहर का कोई संस्थान बनाए तो उसे हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो गया बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्कैट ग्रुप्स, हॉटस्पॉट। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये टोटल 14 होता है। ठीक है, और नेशनल पार्क की बात करें ये 90 है टोटल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये 448 है। ठीक है, और अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो ये टोटल 34 है, और इसमें से 3 जो है इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और जूलॉजिकल इसकी बात करें तो जूलॉजिकल पार्क एक्स सिटू का एग्जाम्पल हो गया, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सब क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, यानी बास्थान में संरक्षण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन? ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर कौन नहीं है ये पहचानना है। पहला ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन तो ये तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, नेशनल पार्क ये इन सिटू है, ये भी इन सिटू है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें से कौन इन सिटू नहीं है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव में दिखता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आज का जो ये सेशन था इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंट चैप्टर देखा, पर्यावरण चैप्टर देखा। इस चैप्टर से अकेले बीपीएससी में जो पहला एग्ज़ाम हुआ टीचर का प्राइमरी का, उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तो सिलेबस में पीआरटी के साइंस नहीं है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।